हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कि आपको एज ए बिजनेसमैन जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले, जैसे आज की डेट में आप मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेस अपना जनरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक सैलरी क्लास पर्सन भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर खुद को रजिस्टर करके कुछ भी प्रोडक्ट सेल परचेज करने लग जाते हैं। तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। पर मैं सबसे पहले इसे नटशेल में आगे लेके आता हूँ कि आप इसे वॉलंटरी अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। इसके अलावा इसमें एक मैंडेटरी लिमिट है जो कि आपके टर्नओवर बेस्ड लिमिट है कि आपका किसी स्टेट में एज अ बिजनेसमैन, एज अ ट्रेडर ऑफ गुड्स, आपको 40 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप 20 लाख से ज़्यादा की सप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, उसे रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी लिमिट है वो मैंने आपको बता दी, टर्नओवर बेस्ड है। इसके अलावा भी कुछ एक क्राइटेरिया हैं, कंसर्न है, जहाँ पर आपको मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। नंबर 1, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना गुड्स सेल कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। नंबर 2, अगर आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। थर्ड थिंग, अगर आप फ्रेंचाइजी वर्क कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं, जैसे अगर प्रिंसिपल टू एजेंट अपना कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। चौथा, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। शॉर्ट में आपको, अगर आप किसी एग्जीबिशन में, किसी फेयर में, ट्रेड फेयर जैसे होता है, वहाँ पर कहीं अपना एक स्टॉल, टेम्परेरी स्टॉल लगाते हैं, तो उस केस में आपको एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तब भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर भी मैंडेटरी है, कोई वॉलंटरी लिमिट या कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है। इसके अलावा अगर आप एनआरआई हैं, कोई फॉरेन, एज अ फॉरेन बिजनेसमैन अपना काम करना चाहते हैं, तो भी आपको ये लेना पड़ता है। ये तो कुछ एक चीज़ें हो गई जहाँ पर आपको मैंडेटरी अपना है जीएसटी नंबर लेना है। अब इसके फ़ायदे क्या, क्यों हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए? सबसे पहला तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रूफ है कि आप प्रोप्राइटरशिप में रन कर रहे हैं, पार्टनरशिप में रन कर रहे हैं। इन सब चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे? एज पार्टनरशिप तो आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है, बट एज प्रोप्राइटरशिप आपके पास जीएसटी डीड, वो कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो वहाँ पर जीएसटी जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है दैट यू आर द प्रोप्राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसर्न। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप अपने टर्नओवर को कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर आपके कोई आप लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं, कोई लोन के लिए करते हैं, वीज़ा के लिए करते हैं, या और भी कहीं पर आप कंसर्न अपना अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं रेगुलर, वो आपका टर्नओवर का ही प्रूफ होता है। अब सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं कि जी मैं तो अनरजिस्टर हूँ, मेरी तो इस वॉलंटरी जो भी आपकी टैक्सेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो 20 लाख या 40 लाख रुपए की लिमिट है, इससे ऊपर मेरा टर्नओवर इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं क्यों लूँ? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी सेल्स इतनी नहीं है। अगर आप प्रूव कर पा रहे हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। बट अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा करके कहीं से डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को मिसगाइड कर देंगे, तो आई एम सॉरी, यू आर क्वाइट रॉन्ग। यहाँ पर मैं आपको रेक्टिफाई करना चाहूँगा, आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो 26A स्टेटमेंट इनकम टैक्स में है और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो इसी असेसमेंट ईयर 22-23 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, वहाँ पर आपकी पूरी टर्नओवर रिपोर्ट, बैंक रिपोर्ट, सब कुछ, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डिटेल आपको दिख जाती है वहीं पर। तो आपका जो भी टर्नओवर है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो 40 लाख से कम की सेल है, बट आपका AIS स्टेटमेंट आपको डिक्लेयर कर रहा है कि आपने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं जो कि 40 लाख रुपये से ज़्यादा की हैं, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर रिकवरी एक्शन ले सकता है। उस केस में आपने देखना है कि आपने क्या मैनेज करना है, कैसे करना है। तो इसलिए कभी भी इस तरह से खुद से आप एडवाइज़र ना बने, अपना डिसीजन खुद लें, बट एक किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके कि आपका टैक्सेबल टर्नओवर है या नहीं है, वो आप किसी से कंसर्न अपना कर लें। अब जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो आपके पास कंसर्न आता है कि सबसे पहले आपसे कंसल्टेंट पूछते हैं आपको कैसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको रेगुलर टैक्स पेयर में चाहिए या आपको कंपोजिशन स्कीम में चाहिए। तो मैं आपको आज शॉर्ट में आपको क्लियर करता हूँ कि ये क्या है। मैं बहुत डिटेल में इसके लिए नहीं कर पाऊँगा, रीज़न बीइंग आपकी अगर हम डिटेल में करते हैं तो बहुत बड़ा कंटेंट बन जाता है और वीडियो की हमारे पास टाइम लिमिट रहती है। सबसे पहले रेगुलर में ये है, नॉर्मल आप सेल परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रेगुलर डीलर। अपने आप को आप रेगुलर डीलर की तरह रजिस्टर कराएं। जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लें विद जीएसटी नंबर, अगर आपका बिल में मेंशन है। जो भी उसकी इनपुट की कंडीशंस हैं, नंबर 1 आपकी गुड्स सप्लाई होना चाहिए, नंबर 2 टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, नंबर 3 जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, और सामने जो भी आपके परचेजर जिनसे आप वेंडर से परचेज कर रहे हैं, उन्होंने आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आपकी रिटर्न फाइल कर दी हो, तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जो आपका कंपोजिशन स्कीम है, वहाँ पर आपको क्या है, जो टर्नओवर क्राइटेरिया है या जो भी आपकी बेसिक लिमिट्स हैं, वो आपको यहीं पर मेंशन कर दिया, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर कंसर्न आता है कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या।
अगर आप मल्टीपल आइटम्स में डील कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी कि मैं अकाउंट्स मेंटेन कैसे करूं। नंबर सेकंड, मैं आइटम्स के रेट को कैसे सेग्रीगेट करूं। वहाँ पर एज अ कंपोजिशन स्कीम आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी डेली की सेल है उस सेल का एक फिक्स परसेंट जो कि आपको उस स्लैब में दिख गया होगा वो परसेंट आप गवर्नमेंट को कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं अपने आप को सिंप्लीफिकेशन के लिए। पर यहाँ पर मैं एक आपके लिए वैल्यू एडिशन पॉइंट दूंगा, वो ये कि अगर आप बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं और आगे फर्दर आप मार्केट में सेल करते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अगर आप कंज्यूमर B2C मॉडल में हैं तब तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं। पर अगर अदरवाइज आपको B2B मॉडल में है या अदरवाइज है तो आपको रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रीज़न बीइंग, कंपोजिशन स्कीम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते। इस केस में क्या होगा, अगर एक पर्सन मिस्टर ए जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है और एक पर्सन मिस्टर बी जो रेगुलर टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर है, दोनों ने एक गुड्स परचेज किए, कुछ भी गुड्स परचेज किए, मान लीजिए उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ और उस पर GST रेट है 18%। तो एट द टाइम ऑफ परचेज द कॉस्टिंग विल बी फॉर रेगुलर टैक्स पेयर इट विल बी 1 लाख प्लस 18,000 वुड बी हिज ITC. But in case of composition scheme, that would be 1,18,000 because composition dealer is not entitled to avail any ITC. यानी कि कंपोजिशन डीलर जो है वो कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर सकता, इसके लिए उसकी कॉस्टिंग 1,18,000 रुपये बन गई। अब जब उसे वो प्रोडक्ट सेल करना, उस टाइम पर उस प्रोडक्ट पे लेट्स से वी आर अज्यूमिंग द रेट इज 5%, तो उस टाइम पर उसको अगर वो 1,18,000 रुपये की उसकी परचेजिंग है और वो 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपये पे बेच रहा है, तो 5% के हिसाब से उसे 7,500 रुपये टैक्स अपनी पॉकेट से देना है, वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता। ऑन दी कॉन्ट्ररी, वही प्रोडक्ट जो आपका अभी 32,000 रुपीज़ हमने मार्जिन कैलकुलेट करके 1,50,000 का बेचा है, उसमें से 7,500 आपका GST चला गया, आपकी पॉकेट में गया 1,42,500। ऑन दी कॉन्ट्ररी यहाँ पर हमने कमाए 24,500, जबकि वही रेगुलर डीलर जब आपका है वो 1,24,500 प्लस GST का अपना बेच देता है, वो सामने कस्टमर से टैक्स भी चार्ज कर लेता है। सेम प्रोडक्ट आप सेम प्रॉफिट अर्न करते हुए 1,50,000 का बेचते हैं। तो आप खुद समझदार बने और आप खुद से एनालाइज करें कि आपको कंपोजिशन स्कीम की तरफ जाना है या रेगुलर की तरफ जाना है। अगर आप कंप्लायंसेस को कम करना चाहते हैं तो हाँ, आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल है। अगर आपका बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है तो हाँ, कुछ हद तक आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल है, बट अदरवाइज आपको रेगुलर टैक्स पेयर की तरह ही रजिस्टर करना चाहिए, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि हमारा वॉलंटरी लिमिट, आपने बोल दी वॉलंटरी लिमिट क्यों है यहाँ पर? वो इसलिए जब आप कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता है दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ ह्यूज अमाउंट, तो वहाँ पर आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो प्लांट्स एंड मशीनरी आ रही है, उस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ GST यू आर पेइंग। तो उस GST का अगर आपने बेनिफिट लेना है तो आपको वो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने से पहले अपने आप को GST में रजिस्टर कर लेना चाहिए, जिससे कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी का जो भी इनपुट है वो आप अवेल कर पाएँ और उसका आगे अपना आउटपुट लायबिलिटी के थ्रू एडजस्ट कर पाएँ। थैंक यू।